हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। अब ये कंफर्म हो गया कि एग्ज़ाम तो होगा। कंफर्म ऐसे हो गया कि नीट जेई के एग्ज़ाम शुरू हो गए। आज 1 तारीख है आई थिंक, और 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने थे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम तो होंगे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग के पास डू और डाई वाला कहानी है। कुछ लोग हैं जो इन 10 दिनों में आगे वाले 13 दिनों में लोग सोचेंगे कि अब क्या करना है, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, आई विल ट्राई, मैं अभी कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूंगा। होता क्या है कि इन 10-12 दिनों में पूरे साल की पढ़ाई तो हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो हम लोग अपने ऐसे समय पर एक मिनिमल एक्शन प्लान बनाते थे। मिनिमम एक्शन प्लान, ये मिनिमम एक्शन प्लान वो प्लान है जो हम लोग मिनिमम चीजें हैं जो हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट लर्न करके जाते थे। ये एक मिनिमम एक्शन प्लान है जो हम लोग मैप एक तैयार करेंगे, मिनिमम एक्शन प्लान, कि हमें कम से कम हर एक चैप्टर में से क्या क्या तैयार करके जाना ही जाना है। जैसे आपके 38 चैप्टर्स हैं, 38 चैप्टर्स, और हर एक चैप्टर के अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, जिन चैप्टर का मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कशन कर लिया है, उन चैप्टर में मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर डिस्कस किए, अभी थोड़े बहुत छूट गए। अभी फिलहाल तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जो मेरे पास बच्चों ने भेजी है, उस बेसिस पर मैं कुछ पॉइंट की लिस्ट बना दे रहा हूं। वो मैं अभी डील करने जा रहा हूं। जैसे कि एक तो है जो बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल, इसके बारे में सर बता दीजिए। तो एक हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल हो गया, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा अभी। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर एक लैक ओपेरॉन डिस्कस कर दीजिए, ये भी मैं डिस्कस करूंगा, लैक ओपेरॉन। इसके अलावा कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर PBR 322 डिस्कस कर दिए, ये भी डिस्कस करूंगा। इसके बाद बच्चे बोलते हैं सर नर्व इम्पल्स का जनरेशन या उसका कंडक्शन, नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, ये डिस्कस कर दीजिए, मैं ये भी डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा बच्चे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में जानना जानते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके अलावा कुछ बच्चे मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर दीजिए। मैं इन आने वाले 10 दिनों में 5-7 दिनों में क्या क्या करने वाला हूँ वो मैं लिख रहा हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अलावा कुछ बच्चे मुझसे DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करते हैं कि सर DNA फिंगरप्रिंटिंग भी करा दीजिए। मैं अब उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो आपकी तरफ से मुझे मैसेज होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको मेरा नंबर पहले से मालूम है, इट इज 9319055284। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके डे बाय डे मुझे बताते जाएंगे कि आपको कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं। मैं एक बार आप कैमरे का ऑटो फोकस चेक कर लूं। यस, ऑटो फोकस ऑलमोस्ट सही है। तो मैं देख रहा हूं कि किन किन टॉपिक्स को आपको डिस्कस करना है, वो टॉपिक्स आप मुझे बताते जाएंगे। मीनवाइल मैं आपके साथ चैप्टर वाइज मिनिमम एक्शन प्लान, दैट इज मैप, ये मैं डिस्कस करूंगा कि आप हर एक चैप्टर से क्या क्या डिस्कस करते जाओगे। अगर मैं हर एक चैप्टर के बारे में आज ही बताने लगूंगा, आप बोर हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा हाँ सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है, सब कुछ पढ़ के जाओ। ठीक है, अगर आप सब कुछ पढ़ सकते हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो क्या कम से कम पढ़ सकते हो, वो मैं डेली वाइज आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास को और फ्रूटफुल करते हैं, और फ्रूटफुल क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक उठाते हैं। जैसे इन टॉपिक्स में से मैं पहले 3 टॉपिक उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आज हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल, लैक ओपेरॉन और PBR 322, हो सकेगा तो नर्व कंडक्शन या फिर HGP या DNA फिंगरप्रिंटिंग, या जो मेरे दिमाग में आता जाएगा वो मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा। आज सबसे पहले मैं हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल को उठाता हूं।
फिर मैं PVR 322 उठाऊंगा, या फिर इसके बाद मैं लैक ओपेरॉन पढ़ाऊंगा। सो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके आते जाएंगे। सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो अब आप मुझे हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैसेज करते जाइएगा, मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। अच्छा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन पे लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और यही इक्वेशन की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है। आप पहले शब्द याद रखिए कि किसके बारे में क्या बात की जा रही है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी और विनबर्ग दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। इसमें एक इक्वेशन है जो एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करती है। वैसे ये प्रिंसिपल क्या है, मैं जैसे जैसे पॉइंट बढ़ता जाएगा मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम कुछ यूं आपके सामने लिखा जाता है, दैट इज पी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन आपके सामने ये लिखी जाती है और दूसरी इक्वेशन p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 लिखी जाती है। और इससे तरह तरीके के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, वंस मोर आई वांट टू चेक ऑटो फोकस। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आपको समझ में आ गया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू 1 है और p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है। इस इक्वेशन के बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए और सब कुछ पता होना चाहिए। व्हाट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम? पहली बात, किसी भी एक पॉपुलेशन का आप कहीं पर भी एक लोकलाइज पॉपुलेशन रह रही है या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन रह रही है, ये रही वो ज्योग्राफिकल एरिया, और इस ज्योग्राफिकल एरिया में एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन रह रही, तो आप जानते हो व्हाट इज पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म। और इन ऑर्गेनिज्म के पास अपने जीन्स है और जीन के अपने एलील्स हैं। ये मैं जेनेटिक्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि सर हाइट नाम के कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए हमारे पास एक जीन है, बोले गया कि सर वो टी जीन है और इस टी जीन के दो एलील हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सो कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर एलील एंड मान लीजिए ये एक जीन है, तो एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म ये होंगे एलील। अब ये क्या बोलती है, ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर किसी एक ज्योग्राफिकल लोकलाइज पॉपुलेशन में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं, इनका जीन पूल कांस्टेंट होता है, यानी जितना जीन है वो कांस्टेंट होता है। और साथ साथ वो बताते हैं कि एलील ऑफ जीन्स दे आर आल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है। आपको मैं धीरे धीरे मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ लेके जाऊंगा, आप घबराइएगा मत। बोल रहे हैं कि किसी भी लोकल पॉपुलेशन में अगर हम देखें कि वहां के रहने वाले लोगों में कितने जीन हैं, तो उन पे रहने वाले मैक्सिमम जीन का जो कांस्टेंट जीन पूल है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वो कम या ज्यादा नहीं होता। और उनमें पाई जाने वाली जीन्स जो होती हैं वो भी कांस्टेंट मिलेंगी, उनकी जीन की एलील भी कांस्टेंट मिलेगी, प्रोवाइडेड ये तब होगा जब पांच चीजें या पांच बातें ना हो रही हो इस पॉपुलेशन के साथ। फिर से, ऐसा तब होगा जब पॉपुलेशन के साथ पांच चीजें ना हो रही हो। पहली चीज, देयर विल बी नो जीन फ्लो, ना तो कोई जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन हो रहा हो, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन ना हो रहा हो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रही हो, नो म्यूटेशन
ना वहां पर कोई म्यूटेशन चल रहा हो, यानी उस पॉपुलेशन में किसी भी मेंबर के पास कोई म्यूटेशन ना हो। चौथा पॉइंट, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो। और चौथा, देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन, उस पॉपुलेशन में कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो रहा हो। ये रहे वो 5 पॉइंट। पहले आप इस पूरी इक्वेशन को समझने की कोशिश करिए। चलिए, हार्डी-विंबर्ग बोलते हैं कि एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में वो बताते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इक्वल टू 1 है, जो हमें पहली बार में समझ में नहीं आता कि ये पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू क्या है। फिर वो बोलते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, ये भी हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात हो रही। खैर, हम इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देते हैं। इस इक्वेशन को छोड़ने के बाद हम हार्डी-विंबर्ग की बात पर आते हैं। बोलते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में किसी भी स्पीसीज की एक पॉपुलेशन रह रही, लेट्स सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन रह रही, मेरी आप अपनी बात करिए। अगर उस ह्यूमन पॉपुलेशन में 5 बातें ना हो, पहली बात, वहां पर लोग आए जाए नहीं, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन ना हो। या जीन माइग्रेशन का मतलब है लोग यहां ना आए ना यहां से जाएं। पहला पॉइंट, यानी इस ज्योग्राफिकल एरिया पे ना तो कोई नया मेंबर आए, ना तो यहां से कोई नया मेंबर, यहां से कोई मेंबर जाए। कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, सडन चेंज ना हो जीन में, कोई म्यूटेशन ना हो, यहां पर कोई लोगों में म्यूटेशन ना हो जीन में, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना बन रहे हो, आपस में कोई रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, देयर शुड बी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और यहां पर कोई भी नेचुरल सिलेक्शन ना हो। तब इन कंडीशन में यहां पर पाई जाने वाली जीन और उनकी एलील कांस्टेंट होती है, और इसी को हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जब हम इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलने लगते हैं, तो अब हम लोग इस P और Q वाली इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे। अगर आप ये समझ गए तो आपको मैं ग्राफ भी समझा लूंगा और जो लिखा हुआ है वो बातें भी समझा लूंगा। तो चलिए, मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फेमस इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मैंने एक फेमस इक्वेशन देखी थी। आपने देखा था कि सर एक पौधा है टॉल, यस, आपने बोला था सर एक पौधा है टॉल, दूसरा पौधा है डॉर्फ, आपको मालूम था सर ये डॉर्फ पौधा है। फिर आपने मुझे बोला था कि जब ये क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन बनेगी, मैंने कहा वेरी गुड। फिर F1 जनरेशन में आपने मुझे बोला था कि सर यहां पर कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा कि जब कैपिटल T स्मॉल t आपस में सेल्फिंग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब कैपिटल T स्मॉल t सेल्फिंग करेंगे तो यहां पर कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t बनेंगे। आपने मुझे बताया था इसका रेशियो होगा 1:2:1, मुझे याद है। अच्छा, ये 1:2:1 ये जीनोटाइप है, लेकिन ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो ये टॉल हो गया और ये डॉर्फ हो गया। तो हमें जब फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला था तो टॉल और डॉर्फ का 3:1 मिला था, लेकिन जब जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिला था इट इज 1:2:1। इतना तो सबको मालूम है। अगर इतना सबको मालूम है तो इस फेमस ये तरीके को हम लोग थोड़ा अपने तरीके से बदलते हैं, और बदल करके हम लोग कोई भी एक जीन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल टी की जगह पर मैं कैपिटल ए ले लेता हूं, स्मॉल टी की जगह पर मैं स्मॉल ए ले लेता हूं। तो पहले बताइए, ये कैपिटल टी क्या है? एक एलील, और स्मॉल टी भी क्या है? एलील। ठीक इसी तरीके से किसी भी एक जीन का डोमिनेंट एलील का होमोजाइगस, किसी भी एक जीन के, उसी जीन के रेसेसिव जीन का होमोजाइगस जब आपस में क्रॉस करेगा तो F1 में हेट्रोजाइगस। देखते जाइए, क्योंकि आप ये करके रखते हैं और जब मैं ऐसे समझाने लगता हूं तो आपको समझ में नहीं आता। इस तरीके का सीन क्रिएट होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और कैपिटल ए स्मॉल ए की जब आप सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए की जब आप सेल्फिंग करेंगे तो सेल्फिंग करने पर आपको कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा रेशियो में 1:2:1, और जिसमें से ये होगा 3 और ये होगा 1। 3:1 इट इज फिनोटिपिक रेशियो। आपको मालूम है ये फिनोटिपिक रेशियो है।
and 1:2 it is genotypic ratio. अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो आया कैसे, और मैं उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आप तक पहुंचा कैसे। अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान दे पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं F1 के इंडिविजुअल को उठाता हूं और बच्चा मैं इस F1 के इंडिविजुअल को हेट्रोजाइगस कंडीशन पे उठाता हूं। इस F1 के इंडिविजुअल को मैं हेट्रोजाइगस कंडीशन पे उठाता हूं। ध्यान से देखिए क्या देखना है आपको। मान लीजिए कि आपने एक इंडिविजुअल लिया कैपिटल ए स्मॉल ए और इसकी सेल्फिंग करने जा रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल के साथ। अगर आप भूले नहीं है, इट इज हेट्रोजाइगस, इट इज अगेन हेट्रोजाइगस। ये दोनों हेट्रोजाइगस है, आप लोग इसे भूले नहीं। यस, दोनों हेट्रोजाइगस है। तो इससे आपको पता क्या चलता है, प्लीज इसे पता क्या चलता है कि सर जो कोशिका में सेल है, सेल के जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के लोकस पर अगर यहां कैपिटल ए है तो उसके सामने वाले लोकस पर स्मॉल ए। ओके, अगर मैं इस इंडिविजुअल के बारे में पता करूं तो यस सर, कोशिका के क्रोमोसोम में इस जगह पर अगर कैपिटल ए है तो उसके सामने वाले लोकस पर स्मॉल ए है। अब मैं कह रहा हूं कि ये लोकस पर कैपिटल ए स्मॉल ए, इस लोकस पर कैपिटल ए स्मॉल ए है। ओके, और मैंने माना कि ये मेल है और मैंने माना कि सर ये फीमेल है। अगर मेल और फीमेल है तो याद रखना मेल की तरफ से मेल गैमीट, फीमेल की तरफ फीमेल गैमीट बनेंगे। जब मेल गैमीट बनने लगेंगे तो होगी मियोसिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मियोसिस होगी तो ये क्रोमोसोम अलग होंगे। जब ये क्रोमोसोम अलग होने लगेंगे तो आपको मालूम है एक जगह पर जाएगा कैपिटल ए, क्योंकि आपको मालूम है मियोसिस में क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। तो एक जगह पर जाएगा कैपिटल ए, दूसरी जगह पर जाएगा स्मॉल ए। देख लीजिए, अगर ये क्रोमोसोम पेयर अलग हो तो यहां पर आए कैपिटल ए, यहां पर आएगा स्मॉल ए। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक के पास कैपिटल ए, ये स्मॉल ए। अब आपको दिख गया सर ये जो है ये मेल गैमीट है, दीज आर मेल गैमीट्स। ये अगर मेल गैमीट है तो हम इनको बोलेंगे स्पर्म है। हम मान के चलते हैं कि ये स्पर्म है। ओके, अगर आप यही प्रोसेस यहां पर लगा के देखें तो आपके पास कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये रहा कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये रहे कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये बेटा फीमेल के गैमीट है तो आपको मिलेंगे ओवा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए जो मेल है वो कितने प्रकार के गैमीट बना रहा। बोले सर 2 प्रकार के। सर 50% कैपिटल ए गैमीट बनेगा और 50% स्मॉल ए गैमीट बनेगा। अब मैं बोलूं ओवा कितने प्रकार के गैमीट बना रहा? 2 प्रकार के, 50% कैपिटल ए और 50% स्मॉल ए गैमीट बनाएगा। 50% को हम लोग यहां पर हाफ कर दें, यहां पर हाफ कर दें, 50% को इसको भी हाफ कर दें और इसको भी हम लोग हाफ कर देंगे। 50% का मतलब ही होता है हाफ। और अब हम आपसे कहें कि इनसे प्रोजनी बनाने की कोशिश करो। क्या प्रोजनी बन सकती, कौन कौन से बच्चे बन सकते हैं? अगर आप प्रोजनी बनाने की तरफ जाते हैं तो आप देखिए सर प्रोजनी क्या क्या बन सकती है। यस, ये रहा कैपिटल ए, ये रहा स्मॉल ए, ये रहा कैपिटल ए, ये रहा स्मॉल ए। कैपिटल ए, ओके, कैपिटल ए स्मॉल ए, ओके। नाउ कैपिटल ए स्मॉल ए, वेरी गुड। नाउ स्मॉल ए, 4 प्रोजनी बन सकती हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब इन प्रोजनी को जो आपने यहां पर देखी हैं मैं आपके सामने यहां पर रिक्रिएट करता हूं। ये आपने देख लिया पुनेट स्क्वायर से, मैं रिक्रिएट करता हूं। कैसे रिक्रिएट करता हूं? मैं ये रिक्रिएट करता हूं कि इन दोनों स्पर्म में से कोई भी स्पर्म इन दोनों ओवा के किसी भी ओवा के साथ फ्यूज करने के लिए फ्री है। ऐसे फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं रैंडम फ्यूजन। फिर सुनिए, हम लोग इस स्पर्म के जोड़े में से, इस ओवा के जोड़े में से किसी भी स्पर्म को किसी भी ओवा के साथ फ्यूज करा दें, इट इज नोन एज रैंडम फ्यूजन। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये कैपिटल ए वाला ये मेल स्पर्म
ये कैपिटल ए वाले फीमेल स्पर्म के साथ फ्यूज करे। तो पहली कंडीशन, मेल की तरफ से कैपिटल ए आया, ये मेल का डायरेक्शन है, वो फीमेल की तरफ से, मेल की तरफ से कैपिटल ए आया और फीमेल की तरफ से भी कैपिटल ए आया, और मेल और फीमेल के इस कैपिटल ए से जायगोट बना, इंडिविजुअल बना, कैपिटल ए कैपिटल ए इधर से, कैपिटल ए इधर से, तो कैपिटल ए कंडीशन बनी, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि ये वाला गैमीट स्मॉल ए से फ्यूज हो जाए। चलिए करिए, तो इस तरफ से आया कैपिटल ए और इधर से आया स्मॉल ए, आप करके देखिए, इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, बोले सर इसके तो दोनों फ्यूजन हो गए। कुछ लोग बोलेंगे सर इसका भी फ्यूजन करा दीजिए। अरे पगले, ये दोनों स्पर्म है, वो दोनों ओवा है, स्पर्म से फ्यूज नहीं कर सकता, ओवा से फ्यूज नहीं कर सकता, स्पर्म ओवा से फ्यूज करेगा। तो पहला फ्यूजन है कि कैपिटल ए बन जाए, दूसरा फ्यूजन है कि कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाए, तीसरी कंडीशन है कि सर स्मॉल ए कैपिटल ए बन जाए। अब आप लोगों को लगेगा कुछ भी, लेकिन ये स्मॉल ए और कैपिटल ए है, इसमें डिफरेंस क्या है कि इस बार मेल की तरफ से स्मॉल ए, पिछली बार फीमेल की तरफ से स्मॉल ए था, और इस बार फीमेल की तरफ से कैपिटल ए है, तो ये भी आया कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, 3 ये कंडीशन आई। ओके, 3 कंडीशन आई। नाउ 4th कंडीशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। यस सर, इट इज स्मॉल ए। अगर आप इसे स्मॉल ए समझ जाएंगे, इधर से भी स्मॉल ए और इधर से भी स्मॉल ए, जरा मुझे एक चीज सोच के बताइए, दोनों तरफ से कैपिटल ए आने की संभावना कितनी है? 1। दोनों तरफ से स्मॉल ए की संभावना कितनी है? 1। लेकिन एक तरफ से कैपिटल ए, दूसरी तरफ से स्मॉल ए की संभावना कितनी है? 2 बार। एक बार कैपिटल ए स्मॉल ए आए, कैपिटल ए मेल से, स्मॉल ए फीमेल से, एक बार स्मॉल ए मेल से और कैपिटल ए फीमेल से। और प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये हाफ है कैपिटल ए, ये है हाफ कैपिटल ए, तो हाफ इंटू हाफ कर दीजिए, हाफ इंटू हाफ करते ही आपको मिलेगा 1/4 इंडिविजुअल। अच्छा भाई, हाफ ये है, तो ये भी होगा 1/4 इंडिविजुअल, ये भी होगा 1/4 इंडिविजुअल, और ये भी होगा 1/4 इंडिविजुअल। पर इसे घबराइएगा मत, क्यों? क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुमने देखा कैपिटल ए स्मॉल ए एक ही जैसे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी एक ही जैसे हैं, तो ये हो गए 1/4 दैट इज 1/2। इसी रेशियो को हम लोग 1:2:1 लिखते हैं। कब? जब रैंडम फ्यूजन हो। आपको लगेगा सर हार्डी विम्बर्ग प्रिंसिपल में ये जेनेटिक्स पढ़ाने की क्या जरूरत है, आपका मन करेगा, लेकिन अब मैं इस हाफ की जगह कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी लिखता हूं, डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी पी लिखता हूं। तो अगर डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी इधर से पी है, तो डोमिनेंट ए की इधर से भी फ्रीक्वेंसी पी ही मानिए, और मैं स्मॉल ए की हाफ की जगह पर क्यू फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, क्यू। तो बताइए इस तरफ की भी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यू। अब जरा मुझे कुछ करके दिखाइए। अगर मैं आपको इस इक्वेशन में करके दिखाऊं, तो बताइए कैपिटल ए यानी ये P और ये P है, P और P मल्टीप्लाई हुए तो इट इज P²। नहीं समझ में आया? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी जिसे आप हाफ मान रहे थे, उधर के भी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को जिसको हाफ मान रहे थे और हाफ करके उनको मल्टीप्लाई करके 1/4 कर रहे थे, आज मैं हाफ की जगह पर P लिखता हूं, तो P और P मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो P² होगा। ओके, इधर कैपिटल P का P और कैपिटल ए का P और स्मॉल ए का Q, P और Q होगा। इधर स्मॉल ए का Q और कैपिटल ए का P, फिर से P और Q होगा, PQ होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा इधर से Q और उधर से भी Q, ये भी Q² होगा। तो आपने देखा ये रहा Q², ये रहा P², और ये PQ और PQ कितनी बार हुआ? 2 बार। इसी को हम लोगों ने बोला PQ, और वो भी कितनी बार? 1 PQ 2 PQ बराबर 2 PQ। तो आपने देखा क्या कि P² प्लस 2 PQ प्लस Q² ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि क्या होता रहे? जब तक रैंडम फ्यूजन होता रहे।
कई लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि सर ने क्या पढ़ाया। अरे मैंने केवल एलील की फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया और रैंडम फ्यूजन होने दिया। किसी भी बेटा गैमेट को किसी भी दूसरे गैमेट से फ्यूज होने दिया गया, किसी भी स्पर्म को किसी भी ओवा के साथ फ्यूज होने दिया, तब हमारे पास क्या आया, कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए दैट इज नोन एज पी स्क्वायर, स्मॉल ए दैट इज क्यू स्क्वायर, और कैपिटल ए दैट इज 2pq। तो अब बच्चों मुझे बताओ, जहां पर p स्क्वायर लिखा हो वहां पर आप क्या समझोगे, इट इज कैपिटल ए। जहां पर q स्क्वायर लिखा हो वहां पर आप क्या समझोगे, स्मॉल ए, और जहां पर 2pq लिखा हो उसे आप क्या समझोगे, इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। तो बताओ, अब मुझे बताओ p स्क्वायर क्या है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। और कैसे होमोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है, ये होमोजाइगस है बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है। देख लीजिए, पी स्क्वायर के सामने कैपिटल ए। नाउ व्हाट इज क्यू स्क्वायर, इट इज अगेन होमोजाइगस, लेकिन अब की बार होमोजाइगस बंदा जो है वो है रेसेसिव। पर अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज 2pq, इट इज हेट्रोजाइगस। इसका मतलब किसी भी पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका सम कितना होता है, 1। कब, जब होता रहे रैंडम फ्यूजन। क्या होता रहे, रैंडम फ्यूजन। हम किसी को किसी के साथ बाध्य ना करें, किसी भी गैमीट को किसी दूसरे गैमीट के साथ बाध्य ना करें और उसे रैंडम फ्यूजन होने दें, तब तक, जब तक रैंडम फ्यूजन होता रहेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq इक्वल टू 1 होता रहेगा। इसका मतलब है जो पी स्क्वायर है ये होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है, और 2pq इज अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है जो कांस्टेंट होगी। कब तक, जब तक ये 5 बातें ना हो। मैंने पहले भी लिखवाई थी, बताइए, ये तब तक होता रहेगा जब तक देयर इज नो जेनेटिक माइग्रेशन, जब तक कोई जीन यहां से माइग्रेट ना करे या फ्लो ना हो, जब तक नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहां से कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, जब तक देयर इज नो म्यूटेशन, यहां पर कोई म्यूटेशन ना हो, जब तक देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब तक इनमें कोई नया न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, और कब तक, जब तक देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन, जब तक इनमें कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो। अगर ऐसा हुआ तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का वैल्यू इज इक्वल टू 1 आएगा, वेयर पी स्क्वायर मैंने प्रूव कर दिया इट इज कैपिटल ए, वेयर क्यू स्क्वायर इट इज स्मॉल ए, वेयर पी क्यू इज इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। और इस तरीके से मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया कि ये जो हैं ये आपस में कभी भी बेटा ड्रिफ्ट, कभी भी ये अलग नहीं जाएंगे, और इनका फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो दैट विल बी 1। अच्छा, यहां पर एक और इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं P प्लस क्यू, और P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 भी वो बोलते हैं, वेयर P इज डोमिनेंट एलिल, यहां पर डोमिनेंट एलिल है P और Q है रेसेसिव एलिल। याद रखना, Q यहां पर रेसेसिव एलिल है और P वहां पर डोमिनेंट एलिल है, और आपको याद रखना है कि ये एक कांस्टेंट सिनेरियो केस है और तब तक चलता रहेगा जब तक यहां पर रैंडम फ्यूजन चल रहे हैं, तब तक चलता रहेगा जब तक ये 5 बातें नहीं हो जाती। अच्छा, इसका एक डायग्राम भी दिया है जो ग्राफ के रूप में दिया है, वो डायग्राम भी मैं डिस्कस करता हूं। अब आप लोग उस डायग्राम को भी ध्यान से देख लीजिए। बोलते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम वाली पॉपुलेशन में, देखिए जेनेटिक इक्विलिब्रियम वाली पॉपुलेशन में हम क्या देख रहे हैं, चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर एक्स और वाई जनरेशन में हम एक ग्राफ देख रहे हैं जो बेल शेप है। इस बेल शेप को हम लोग 4 भागों में बांट रहे हैं, आप भी देख लीजिए वो 4 भाग क्या क्या।
मैं आपके सामने वो चारों भाग अलग लिख दे रहा हूं। इट इज कैपिटल ए, इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, और इट इज स्मॉल ए, या फिर मैं यहां लिख दूं इट इज पी स्क्वायर, और इन दोनों के नीचे लिख दूं 2pq, और यहां पर लिख दूं, याद रखना यहां पर लिख दूं q स्क्वायर, क्योंकि ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। तो ये जो इंडिविजुअल है, यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इंडिविजुअल है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये जो इंडिविजुअल है ये होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये जो इंडिविजुअल है दीज आर हेट्रोजाइगस। ये कब तक होता रहेगा? जब तक आप जेनेटिक इक्विलिब्रियम में हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम में आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, लेकिन इस ग्राफ में डेविएशन भी आ सकते हैं। अगर आप अपना पेज नंबर डिस्कस कर ले मेरे साथ, अगर आप पेज नंबर में आपको बोल दूं और ओपन करके ये ग्राफ देख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पेज नंबर 136 है एनसीईआरटी का, वो आप देख लेंगे। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम में और इसमें नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, और नेचुरल सिलेक्शन होने लगा तो अभी हम लोग इन सारी जीन में कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए में किसी पर्टिकुलर एक जीन का नेचुरल सेलेक्ट करने लगेंगे। फिर सुनिए, किसी एक पर्टिकुलर जीन को हम लोग नेचुरली सेलेक्ट करने लगेंगे। मान लीजिए कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में डोमिनेंट एलील वाले लोग ज्यादा सक्षम है ग्रो करने के लिए, यानी डोमिनेंट एलील वाले लोगों का इक्वेशन, डोमिनेंट एलील वाले लोगों का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगा। इसका मतलब आपका जो नेचुरल सिलेक्शन, मैं पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं, नेचुरल सिलेक्शन के दौरान डोमिनेंट एलील को सिलेक्ट किया जा रहा, डोमिनेंट एलील को सिलेक्ट किया जा रहा। अगर डोमिनेंट एलील को सिलेक्ट किया जाने लगा तो बताइए रेसेसिव एलील वहां पर कम होने लगेंगे, डोमिनेंट एलील बढ़ने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आपका जो ग्राफ होगा उसमें जो डोमिनेंट एलील होंगे, याद रखना डोमिनेंट एलील होंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा। याद रखना ये था रेसेसिव एलील, ये थे हेट्रोजाइगस, और ये वाला इक्वेशन जो होगा वो डोमिनेंट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। इसका मतलब डोमिनेंट एलील की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, और अगर डोमिनेंट एलील की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो ऐसी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल। इट इज नोन एज डायरेक्शनल। इसका मतलब अब पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील की तरफ का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, यानी डोमिनेंट एलील का बेटा नेचुरल सिलेक्शन होने लगा। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम लोग बेटा नेचुरल सिलेक्शन करने लगे, और नेचुरल सिलेक्शन करके नेचुरली हम लोग सिलेक्ट करने लगे रेसेसिव एलील को, और अगर रेसेसिव एलील को हम लोग नेचुरली सेलेक्ट करने लगे तो आपके सामने ग्राफ दूसरी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है रेसेसिव एलील की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। याद रखना स्मॉल ए की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और डोमिनेंट एलील की कम होने लगेगी। इट इज अगेन अ डायरेक्शनल बेटा, डायरेक्शनल। ये भी कैसा है? डायरेक्शनल। तो आप बोलोगे सर डायरेक्शनल कितने प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं? 2 प्रकार के, या तो रेसेसिव एलील का नंबर बढ़ने लगे, यहां पर रेसेसिव एलील का नेचुरल सिलेक्शन होने लगे, या तो डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़ने लगे, डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़ने लगेगा तो उनका नेचुरल सिलेक्शन होने लगेगा। अच्छा, तीसरी एक ऐसी संभावना भी हो सकती है कि नेचुरल सिलेक्शन के दौरान, ध्यान समझिएगा, नेचुरल सिलेक्शन के दौरान ना तो डोमिनेंट का नंबर बढ़ रहा है ना तो रेसेसिव का बढ़ रहा, बल्कि हेट्रोजाइगस का बढ़ रहा। तो देखिए ये ग्राफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये रहे डोमिनेंट वाले, ये रहे रेसेसिव वाले, यानी डोमिनेंट भी कम रेसेसिव भी कम, और ये वाले जो रहे वो हेट्रोजाइगस रहे।
इस तरीके के नेचुरल सिलेक्शन के दौरान हमें जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ को बताया गया है कि इट इज स्टेबलाइजिंग, ये पीक नैरो होने जाने लगेगी और इट इज स्टेबलाइजिंग। ये डायरेक्शनल है डोमिनेंट की तरफ, ये डायरेक्शनल है रेसेसिव की तरफ, ये ना डोमिनेंट की तरफ ना रेसेसिव की तरफ, बल्कि ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की तरफ बेटा मूव कर रहा है। यानी आप डोमिनेंट का भी कम कर रहे हो, रेसेसिव भी कम कर रहे हो, और किसका नंबर बढ़ाते जा रहे हो। इट इज नोन एज हेट्रोजाइगस। इस तरीके का ग्राफ स्टेबलाइजिंग कहलाएगा। यानी यहां पर जो बेटा नेचुरल, ये था रेसेसिव का नेचुरल सिलेक्शन, ये था डोमिनेंट का नेचुरल सिलेक्शन, और इस जगह पर हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का नेचुरल सिलेक्शन। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, इनका नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। ओके, अब ध्यान सुनो, तीसरा तरीका के बाद चौथा तरीका भी आ सकता है, और उस चौथे तरीके को मैं यहीं पर बना के दिखाऊंगा, और मेरे पास कोई जगह नहीं। उस कंडीशन में क्या हो गया, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का नंबर कम हो गया, डोमिनेंट भी ग्रो किए। देखिए ये एक डोमिनेंट वाला एरिया था, रेसेसिव भी ग्रो किए, यानी डोमिनेंट भी ग्रो करने लगे, रेसेसिव भी ग्रो करने लगे, और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कम होने लगे। इस कंडीशन पे हम लोग बोलते हैं डिसरप्शनल। और डिसरप्शनल के दौरान बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील, इनका नेचुरल सिलेक्शन होने लगा। डोमिनेंट का भी नेचुरल सिलेक्शन होने लगा और रेसेसिव का भी होने लगा, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले लोगों का नेचुरल सिलेक्शन खत्म होने लगा। और इस तरीके से हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल की वो फेमस इक्वेशन और ये फेमस ग्राफ, तो याद रखना दीज आर फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे ग्राफ नेचुरल सिलेक्शन के, लेकिन अगर ये स्टेबल बेल शेप का है, ठीक बेल शेप का है, तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम का था। सो ठीक है, अब आपके सामने मैं इन चारों ग्राफ को एक बार और आपके सामने लिखता हूं और आपसे कहूंगा कि आप इसे पहचानने की कोशिश करिए। पहले मैं मेन ग्राफ बना दे रहा हूं, ये रहा वो मेन ग्राफ, और इस मेन ग्राफ में मैंने तुमको बता दिया कि ये रहा कैपिटल ए कैपिटल ए, ये रहा सर स्मॉल ए, और इसके दो पार्ट, ये रहा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए, दैट इज यू नो दैट। अब मैं आपको यहां पर चार वेरिएशन दिखाता हूं। पहला वेरिएशन, ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड्स डोमिनेंट। ओके, दूसरा वेरिएशन, ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड्स रेसेसिव। ये दोनों ग्राफ डायरेक्शनल हैं, यहां पर डोमिनेंट की तरफ डायरेक्शन जा रही है और यहां पर रेसेसिव की तरफ डायरेक्शन जा रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन में P इस बाकी हो रहे हैं और इस इक्वेशन में Q स्क्वायर बढ़ रहे हैं, बाकी कम हो रहे हैं। नाउ तीसरा वैल्यू ये जाएगी कि ये स्टेबलाइजिंग होने लगे, P और Q दोनों कम होने लगे। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइजिंग, और इस कंडीशन में PQ बढ़ रहे हैं, P स्क्वायर भी कम हो रहा, Q स्क्वायर भी कम हो रहा है। और चौथा डायग्राम आपके सामने ये होगा जिसमें डिसरप्शनल होगा, यानी जिसमें P स्क्वायर भी बढ़ रहा है, Q स्क्वायर भी बढ़ रहा है और 2PQ की वैल्यू कम आ रही है। तो इस तरीके से ये तो हो गया, ये जो ग्राफ है इट इज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम ग्राफ। इट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम ग्राफ, ओके। और ये चारों ग्राफ है फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ये चारों ग्राफ नेचुरल सिलेक्शन के हैं, जिसमें ये दोनों डायरेक्शनल, ये स्टेबलाइजिंग और ये डिसरप्शनल। और इस तरीके से एक एक करके आप जेनेटिक इक्वेशन और उसके वेरिएशन के बारे में बात करने लगे। सो दिस वाज द हार्डी-विम्बर्ग रूल फॉर यू। हार्डी-विम्बर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं फिर अभी दो ही इक्वेशन के साथ आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा और आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, वहीं पर मुश्किल हो जाएगा। पहली इक्वेशन है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ
इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन है P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। इनमें P स्क्वायर क्या है, Q स्क्वायर क्या है, 2P क्या है, उसको पहचानना जरूरी है। दीज आर डोमिनेंट पॉपुलेशन, दिस इज रेसेसिव पॉपुलेशन। P स्क्वायर Q स्क्वायर और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहां लिख दे रहा हूं मैं, पॉपुलेशन। ओके, 2PQ आर हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन। ओके, वेयर दिस इज डोमिनेंट एलील, दिस इज रेसेसिव एलील, और इसकी वैल्यू 1। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं कि P की वैल्यू अगर 0.6 है, इफ द P हैव वैल्यू 0.6 देन फाइंड Q, फाइंड डोमिनेंट पॉपुलेशन, find recessive population, and the third point find heterozygous population। ये 3 और 4 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। अगर आप इनके आंसर सही ढंग से समझा देते तो मैं समझूंगा आपको आ गया। मैंने आपको वैल्यू P की दी है, फिर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं कि Q क्या होगा, डोमिनेंट पॉपुलेशन कितनी होगी, रेसेसिव पॉपुलेशन कितनी होगी, हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कितने होंगे। तो चलिए करके देखते हैं। P एंड Q, P देखिए करके देखते हैं। P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अगर P 0.6 है तो Q इज प्लस इक्वल टू 1, सो Q विल बी 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। तो Q की वैल्यू आ गई 0.4। अब कोई पूछेगा सर डोमिनेंट पॉपुलेशन बताइए। यस, इट इज P स्क्वायर दैट इज 0.6 इंटू 0.6 इक्वल टू 0.36। तो डोमिनेंट पॉपुलेशन 0.36 आ गई। नाउ रेसेसिव पॉपुलेशन Q स्क्वायर Q की वैल्यू कितनी आई 0.4, सो 0.4 इंटू 0.4 दैट विल बी 0.16। किसी ने बोला हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन बताइए। हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन इट इज 2PQ, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, यस इट इज 0.48। आपके सारे क्वेश्चन के जवाब आ गए। और ये क्वेश्चन आपसे कुछ इसी तरीके से पूछे जाएंगे और आपसे हमेशा आंसर की उम्मीद की जाएगी। यस, भारत कुमार आपका आंसर 0.42 कैसे आ गया? इट इज 0.48, इट इज 0.48। तो इस तरीके से आप P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ की वैल्यू से पता लगा पाएंगे कि हार्डी-विम्बर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन है। अगर पॉपुलेशन दी जाए तो एलील पूछी जा सकती है, पॉपुलेशन देके एलील पूछी जा सकते हैं, एलील देकर के पॉपुलेशन पूछे जा सकते हैं। आप लोग हार्डी-विम्बर प्रिंसिपल के क्वेश्चन करिए और मेरे साथ डिस्कस करिए। नंबर मैंने आपको बता दिया है, मेरा नंबर क्या है, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करिए, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। वन थिंग मोर, इस दौरान जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो रहे हैं कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करिए। मैं वो भी करवाता जा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर रिवाइज कराने में चला गया तो हमारे पास मुश्किल से 7 दिन बचे हैं, और 7 दिन में अगर हम लोगों ने एक चैप्टर को रिवाइज भी किया तो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे। तो फिलहाल आज भर के लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस का अपना मूड बना रखा है। अगर आपको ये चेंज करना है कि सर नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन पे हमें काम नहीं चल रहा, हमें सर ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करके दीजिए, तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिवीजन के लिए मैसेज ज़्यादा आ गए देन आई विल गो फॉर द ह्यूमन फिजियोलॉजी। हालांकि मैं मिनिमम एक्शन प्लान में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के मूड में ज़्यादा हूं, क्योंकि इस समय पर इज्जत बचाओ आंदोलन चल रहा। हम लोग को 13 तारीख के पहले
मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा ट्रिकी पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, उन पॉइंट को डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे यही लगता है, इसलिए मैंने ये चालू किया। नो डाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म आएगा, डाइजेशन के टॉपिक आ जाएंगे, रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंजेस के बारे में आ जाएगा। वो सारे पॉइंट मुझे बताते जाइएगा, मैं करता जाऊंगा। सो फिलहाल आज मैंने अभी अभी आपको हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल को डिस्कस किया। हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल के बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैक ओपेरॉन। इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट कर पाइए, आपको फायदा मिलेगा। सो नेक्स्ट इज लैक ओपेरॉन। हालांकि मैंने एक दिन लैक ओपेरॉन डिस्कस करने की कोशिश की थी। चलिए लैक ओपेरॉन को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, लैक ओपेरॉन डिस्कस करने के पहले हमारे पास देयर इज अ सेंट्रल डॉगमा। इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर हम लैक ओपेरॉन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो पहले मैं सेंट्रल डॉगमा डिस्कस करना चाहिए। मैंने कभी ना कभी आपको बताया है कि इन डीएनए वी हैव जीन। इन डीएनए से हमको मिल जाता है बेटा एमआरएनए, और एमआरएनए से मिल जाती है प्रोटीन। बहुत ध्यान समझिएगा, वी हैव डीएनए, डीएनए के बाद हमें मिलता है एमआरएनए, और एमआरएनए से मिल जाती है प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बनाने वाले इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने कई बार पढ़ा है, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाले इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। और हम जहां पर जाकर के अपना स्टडी डिस्कस करना बंद कर देते हैं, लेकिन स्टडी इसके आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो स्टडी आगे करते रहनी चाहिए और पढ़ने चाहिए। याद रखना हमने बोला कि अगर मेरा कैरेक्टर आप डिस्कस करना चाहते हो कि सर के पास एक फिनोटाइप डिस्कस हो रहा, प्लीज ध्यान से सुनिए। सर को बॉडी में एक फिनोटाइप है। मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको और अच्छा रहेगा। जैसे मेरी बॉडी का कलर ब्लैक कलर है, सो ब्लैक कलर इज माई बॉडी फिनोटाइप। तो कोई पूछे कि सर ये ब्लैक कलर क्यों आया, तो लोगों ने बोला कि सर की बॉडी में मेलानिन नाम का प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा है, यानी मेरी बॉडी में मेलानिन नाम का एक प्रोडक्ट है, तो मैं मेलानिन को बोलूंगा दिस इज अ प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम सबस्ट्रेट, कोई सबस्ट्रेट रहा होगा। देखो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते हैं, और इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए देयर मस्ट बी सम रिएक्शन। और याद रखना, बॉडी में होने वाली सारी रिएक्शन जो होती हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए चाहिए एंजाइम्स, एंड वी नो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब आपको क्या लगेगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसी रिएक्शन, जैसी रिएक्शन वैसा प्रोडक्ट, और जैसा प्रोडक्ट वैसा फिनोटाइप। मेरे पास एक कलर को बनाने वाली डोमिनेंट कंडीशन में मेरी जीन है, उसने एक एमआरएनए बनाया, उससे एक प्रोटीन बना, उससे एक एंजाइम बना, जिससे एक रिएक्शन हुई, जिससे एक प्रोडक्ट बना, नाम है मेलानिन। और मेरी बॉडी में मेलानिन ज्यादा बन रहा, इसलिए वो मेलानिन मेरी बॉडी में डिपॉजिट होकर मेरे को ब्लैक कलर दे रहा। इस तरीके से आपने देखा कि जब कभी भी जीन को एक्सप्रेस होना हो, याद रखना, जब कभी किसी जीन को एक्सप्रेस होना हो, उसे पहले करना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। पहले उसे करना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसे करना पड़ेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद उसे करना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के दौरान उसमें बनेंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट उसे देंगे फिनोटाइप। और अगर आप इतना समझते हैं तो आपको मालूम है देयर मस्ट बी सम प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। यानी एक जीन हमारी बॉडी में किसी एक एमआरएनए, एक प्रोटीन और एक एंजाइम को कंट्रोल करके, यानी एक जीन किसी एक एंजाइम को कंट्रोल करके एक रिएक्शन बदल सकती है, और उस रिएक्शन की वजह से हमारा फिनोटाइप बदल सकता है। और यह बात लैक ओपेरॉन में भी साबित होती है। चलिए अब मैं लैक ओपेरॉन की तरफ चलता हूं। पहले सेंट्रल डॉगमा को उठाते हैं। सेंट्रल डॉगमा, यस, कहते हैं जैसा डीएनए
वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसी रिएक्शन, जैसी रिएक्शन वैसा प्रोडक्ट और वैसा फिनोटाइप। ओके ना, ओपेरॉन सबसे पहला पॉइंट। सर व्हाट इज ओपेरॉन? पहले तो ओपेरॉन की फीलिंग अपने पास मेंटेन करिए। ओपेरॉन इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। पहला पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए हैविंग स्ट्रक्चरल जीन। यानी ये एक डीएनए का पार्ट है जिसमें स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, और उन स्ट्रक्चरल जीन को वही डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन की तरफ मूव करते हुए बेटा प्रोडक्ट बनाना है। तो ओपेरॉन इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। पहली बात है पार्ट ऑफ डीएनए है जिसमें स्ट्रक्चरल जीन होता है। पार्ट ऑफ डीएनए के साथ साथ मैं बता दूं, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखिए कॉन्सेप्ट में भी डेंजरस, कॉन्सेप्ट मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आ गए आप कभी भटकने वाले नहीं। तो प्लीज रुक जाइए और समझिए। कोई पूछे व्हाट इज ओपेरॉन, घबराओ मत। ओपेरॉन इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। बोले अच्छा उस पार्ट ऑफ डीएनए में क्या है? बोले सर उसमें स्ट्रक्चरल जीन है। बोले उस स्ट्रक्चरल जीन में, उस पार्ट ऑफ डीएनए को और क्या बोल सकते? बोले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बोले सर ये तो पड़ा पड़ा लग रहा। कैसे? हमने देखा था कि किसी भी बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक तरफ था प्रमोटर, एक तरफ था टर्मिनेटर। अगर आप भूले नहीं है, एक तरफ था प्रमोटर, एक तरफ था टर्मिनेटर, और बीच में थे स्ट्रक्चरल जीन। अगर आप भूले नहीं है तो। और चूंकि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कोई रोड नहीं है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। एक डीएनए का स्ट्रैंड था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब है यहां पर बेस पेयर होंगे, यहां पर बेस पेयर होंगे। अगर यहां ए होगा तो यहां टी होगा, यहां जी होगा तो यहां सी होगा, एंड सो ऑन, दे आर बेस पेयर। तो लैक ओपेरॉन इज नथिंग बच्चा। लैक ओपेरॉन भी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। उसके पास भी प्रमोटर है, उसके पास भी टर्मिनेटर है, उसके पास भी स्ट्रक्चरल जीन है। अगर आप पेज ओपन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये पेज नंबर है आपके सामने, मैं आपके सामने बना रहा हूं। पेज नंबर इज नथिंग बट इट इज 117। आप बोलेंगे कि सर इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्पेशल क्या है? याद रखना, it is present in prokaryote most of the time. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए से अगर एमआरएनए बन जाए, याद रखना एमआरएनए बन जाए, बहुत बहुत खतरनाक बात याद है, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये डीएनए है और इस डीएनए से हम एमआरएनए बना लें, तो याद रखना ट्रांसक्रिप्शन अगर हम कंट्रोल कर लें, डीएनए से आरएनए बनना, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कर लें तो ट्रांसलेशन अपने आप हो जाता है। यानी अगर डीएनए से एमआरएनए बन गया, सो अब एमआरएनए से प्रोटीन बनाना कोई नहीं रोक पाएगा, और प्रोटीन बन गई तो प्रोटीन से एंजाइम बनाना कोई नहीं रोक पाएगा, और एंजाइम बन गया तो रिएक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं कहां से उठा रहा हूं। ओपेरॉन इज नथिंग बट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। पार्ट ऑफ डीएनए एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह एक डीएनए का पार्ट है जिसके एक एंड पे प्रमोटर है और एक एंड पे टर्मिनेटर है। उस प्रमोटर और टर्मिनेटर के दोनों एंड पर दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के। उन दोनों स्ट्रैंड के डीएनए से अगर आप क्या करवा लें, ट्रांसक्रिप्शन अगर आपने करवा लिया तो अब ट्रांसलेशन कोई रोक नहीं पाएगा। यानी अगर डीएनए से एमआरएनए बन गया तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना लिंक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों के दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, ये रोके नहीं जा सकते। अगर एक हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसलेशन हो गया। उसकी अपनी वजह है। उसकी वजह यह है कि ये जीन कॉन्टिन्यूअस है, स्प्लिट जीन नहीं है, और स्प्लिट जीन नहीं है तो इनमें
स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं, और स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं इसलिए एमआरएनए ऑलरेडी पूरी तरीके से बना होता है। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मुझे रिएक्शन तक पहुंचना है तो केवल एक प्रोसेस को कंट्रोल करना है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कर लूं, ट्रांसक्रिप्शन कर दूं, तो अब ट्रांसलेशन तो हो के रहेगा। ट्रांसलेशन हुआ तो बेटा प्रोटीन बन के रहेगी, प्रोटीन बनी तो एंजाइम बन के रहेगा, एंजाइम बना तो रिएक्शन हो के रहेगी। याद रखना, इसलिए ज्यादातर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर यानी मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम से होता है। इस एंजाइम का नाम है, ध्यान समझिएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये समझ गए तो याद रहेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है प्रोकैरियोट में। और इस बेटा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पर अटैच होने दो। ये किसी भी तरीके से प्रमोटर पर अटैच हो जाना चाहता है, और अगर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर अटैच हो गया, याद रखना, तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। और अगर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया तो एमआरएनए बनने लगेगा, एमआरएनए बनने लगेगा तो प्रोटीन बनने लगेगी, प्रोटीन बनने लगेगा तो एंजाइम बनने लगेगा। इसका मतलब है प्रोकैरियोट लोग अपने इस एंजाइम पर कंट्रोल रखना चाह रहे होंगे। यस, इसी एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओपेरॉन। ध्यान से समझिए, याद रखिए, इस प्रमोटर तक पहुंचने के लिए, मुझे लग रहा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रमोटर तक पहुंचना, सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो ध्यान समझिएगा। अगर आप डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर तक जाना चाहता है, प्रमोटर पर पहुंच गया तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन प्रमोटर तक पहुंचने के लिए उसे ऑपरेटर से होके गुजरना पड़ेगा। और ये ऑपरेटर को ऑन और ऑफ किया जा सकता है, या तो ऑन कर सकते या तो ऑफ कर सकते। अगर ऑपरेटर ऑन है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे अटैच हो जाएगा, अटैच हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा, ट्रांसलेशन होने लगेगा, प्रोसेस होगा। लेकिन ये ऑपरेटर ऑन है कि ऑफ है, देयर इज अ जीन नोन एज रेगुलेटर जीन। माय डियर, थोड़ा सा घबराइएगा मत, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं जिनसे लोग बचते हैं। यहां पर एक रेगुलेटर जीन नाम की जीन है, और इस रेगुलेटर जीन से कुछ प्रोटीन बन रही हैं, प्रोटीन। रेगुलेटर जीन से कुछ प्रोटीन बन रही हैं। ये रेगुलेटर जीन में आर जीन नाम के लिख सकता हूं। रेगुलेटर जीन से दो प्रकार की प्रोटीन बन रही हैं। एक पॉजिटिव प्रोटीन है, इसे बोलेंगे एक्टिवेटर, और एक निगेटिव प्रोटीन है, इसका नाम है रिप्रेसर। फिर से सुनो, और ये रेगुलेटर जीन 24 घंटे 24 आवर्स काम कर रहे। तो 24 घंटे रेगुलेटर या तो एक्टिवेटर बना रही या तो रिप्रेसर, दोनों नहीं, या तो एक्टिवेटर या तो रिप्रेसर। अगर एक्टिवेटर बन रही है तो ऑपरेटर रहेगा ऑन, अगर एक्टिवेटर बन रही है तो ऑपरेटर रहेगा ऑन, और अगर रिप्रेसर रही तो रिप्रेसर इस ऑपरेटर को बंद कर देगी, और बंद कर देगी तो ये ऑपरेटर हो जाएगा ऑफ। अगर ऑपरेटर ऑफ हो गया तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर तक नहीं पहुंच पाएगा, और प्रमोटर तक नहीं पहुंच पाएगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनी तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। अब
प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, इन सारे जीन का एक साथ इकट्ठा होकर एक सिस्टम में आना, दैट इज नोन एज ओपेरॉन सिस्टम। इट इज ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, नथिंग बट ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। क्या आप लोग इस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में समझ पाए कि हमें क्या करना है? यस, मैं फिर से बोल दूं, एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर ये प्रमोटर तक पहुंच गया तो एमआरएनए बन जाएगा, भूलिएगा मत। और एमआरएनए बन गया तो प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन बन गया तो एंजाइम बन जाएगा, एंजाइम बन गई तो रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट हो गया तो फिनोटाइप बन जाएगा। और हमें इस एंजाइम को प्रमोटर तक पहुंचने से या तो जाने देना या तो रोकना है। उसको रोकने के लिए उसे ऑपरेटर से होकर गुजरना पड़ेगा। ऑपरेटर की वजह से इसका नाम ऑपेरॉन है। और ऑपरेटर खुला या बंद होगा, उसकी वजह होगा रेगुलेटर। रेगुलेटर ने अगर एक्टिवेटर बनाई तो ये खुला, और रेगुलेटर ने अगर रिप्रेसर बनाई तो बंद। ये है ओपेरॉन। इसी ओपेरॉन को बताने के लिए, इसी ओपेरॉन सिस्टम को समझाने के लिए हमारे पास ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में एक ओपेरॉन है। इस ओपेरॉन का नाम है लैक ओपेरॉन। तो पहले तो मैं लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब समझा दूं। लैक का मतलब है लैक्टोज, यानी ये ओपेरॉन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए है। दिस ओपेरॉन इज फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। चलिए, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए इस ओपेरॉन की संरचना को हम बना करके देखते हैं। मान लीजिए ये वो डीएनए का हिस्सा है जहां से लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को हम लोग बेटा कंट्रोल करेंगे, जिसका ये एंड 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, जिसमें यहां पर एक प्रमोटर है, ये रहा प्रमोटर, और यहां पर एक टर्मिनेटर है, ये रहा टर्मिनेटर, और बीच में है स्ट्रक्चरल जीन, भूलिएगा मत। और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, एक का नाम है Z, एक का नाम है Y, एक का नाम है A। दीज आर स्ट्रक्चरल जीन। ये ZYA नाम की जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये एक mRNA बना देना चाहती हैं, एक mRNA बना देना चाहती हैं। प्रोसेस आप बताइए कि ये mRNA बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज करेंगे? यस, ट्रांसक्रिप्शन। और बेटा अगर ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बन गया तो प्रोटीन बन जाएगा, और प्रोटीन के बाद बन जाएंगे एंजाइम। भूलिएगा मत, मैंने पढ़ाया था, अगर mRNA बन गया, ये रहा mRNA, तो mRNA से बन जाएगी प्रोटीन, और प्रोटीन से बन जाएंगे एंजाइम। याद रखना, जिसमें से Z रीजन वाला जो बेटा mRNA का हिस्सा है, उससे एक एंजाइम बन जाएगा, नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y नाम के हिस्से से जो एक एंजाइम बनेगा उसका नाम है परमिएज। और बेटा ए नाम के हिस्से से जो एंजाइम बनेगा उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। फिर से देख लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जो मैंने अभी आपको बताया और उससे अलग बताया हो। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें एक तरफ प्रमोटर है, दूसरी तरफ टर्मिनेटर है। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, जिनके ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बनने से प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बनने से एंजाइम बन गए। ये 3 एंजाइम है जो बन जाना चाहते हैं। जेड वाले तरीके से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई वाले से परमिएज, और ए वाले से ट्रांसएसिटाइलेज। और ये तीनों एंजाइम, ये ऑल द एंजाइम, दे आर रिक्वायर्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये तीनों एंजाइम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं। दैट्स व्हाई दिस ओपेरॉन इज नोन एज लैक ओपेरॉन। लेकिन ये कब होगा? जब कम से कम क्या बन जाए? एमआरएनए। और एमआरएनए बनाने के लिए देयर इज एन एंजाइम नोन एज, यस, दिस एंजाइम नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज
एंट्री करना चाहता है प्रमोटर तक, लेकिन प्रमोटर तक एंट्री करने के लिए उसे जाना पड़ेगा ऑपरेटर से। तो दिस एंजाइम वांट टू गो टूवर्ड्स प्रमोटर, लेकिन प्रमोटर के पास जाने के लिए इसे ऑपरेटर से होके जाना पड़ेगा। लेकिन प्रमोटर का ही एक और हिस्सेदारी है, याद रखिएगा, प्रमोटर ऑल्सो हैव सम पार्ट, और ए प्रमोटर का ही पार्ट, मान लीजिए ये प्रमोटर है, प्रमोटर के ही पार्ट में एक जीन है, इस जीन का नाम है आई जीन, याद रखिएगा, ये भी प्रमोटर का पार्ट, ये भी प्रमोटर का पार्ट। ये प्रमोटर तक जाना चाहता है, लेकिन प्रमोटर के हिस्से में एक आई जीन है, आई इज अ रेगुलेटर जीन। तो आप बोलेंगे सर यहां पर आर क्यों नहीं लिख दिया, आई की जगह आर लिखे, आर से रेगुलेटर हो जाएगा। लेकिन इस रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर नाम का प्रोटीन बनाया है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया है, और रिप्रेसर एक निगेटिव प्रोटीन है, और निगेटिव प्रोटीन होने की वजह से इनहिबिशन है। इनहिबिशन का मतलब है सब कुछ रुका हुआ है। चलिए इसे करके दिखाते हैं। आई नाम के जीन से, बहुत ध्यान सुनिएगा, आई नाम के जीन से रिप्रेसर नाम की एक प्रोटीन बन रही है, और ये रिप्रेसर नाम की प्रोटीन ऑपरेटर को जाकर के ब्लॉक कर दे रही है, ऑपरेटर को जाकर के ब्लॉक कर दे रही है, ब्लॉक। और ऑपरेटर अगर ब्लॉक हो गया तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं पहुंच पा रहा है प्रमोटर तक, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं पहुंच पा रहा है तो ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे, और एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो एमआरएनए नहीं बन रहा है, प्रोटीन नहीं बन रही है, एंजाइम नहीं बन रहे हैं, रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है। फिर से ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि अगर ये ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया के बारे में है, तो मैंने कहा कि ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए में लैक ओपेरॉन नाम का एक हिस्सा है, उस लैक ओपेरॉन हिस्से के रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाई है। रिप्रेसर प्रोटीन बनने की वजह से ऑपरेटर ऑफ है, ऑपरेटर ऑफ होने की वजह से ZYA एमआरएनए नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर तक नहीं पहुंच पा रहा, और अगर बेटा वो नहीं बन पा रहा है तो प्रोटीन नहीं बन पा रही, एंजाइम नहीं बन पा रहा, रिएक्शन नहीं हो पा रही, और आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। अगर आप इतना सीख जाते हैं, अगर आप इतना सीख जाते हैं तो देखिए कितना आसान है। मैं कह सकता हूं कि ये जो लैक ओपेरॉन है, इट इज अ निगेटिव ओपेरॉन। आप बोलेंगे सर ये निगेटिव क्यों ओपेरॉन है? बिकॉज इट इज ऑलवेज क्लोज्ड, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब नॉट एक्सप्रेस्ड। अगर ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब जीन अपना एमआरएनए नहीं बना रही, और एमआरएनए नहीं बना रही तो प्रोटीन नहीं बनना, प्रोटीन नहीं बन रहा तो रिप्रेसर की नजर से आप देखेंगे तो ये एक निगेटिव ओपेरॉन है। तभी इन्वायरमेंट में कहीं से आ गया लैक्टोज। ये ई कोलाई नाम की बैक्टीरिया की सेल है, मैं पहले से बोल दूं, इट इज ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जिसका डीएनए में, वहीं इसका इस एनवायरनमेंट में कहीं से आ गया लैक्टोज। लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है, याद रखिए, एक सबस्ट्रेट है, और इस लैक्टोज के लिए थोड़ी सी परमिएबिलिटी, मिनिमल परमिएबिलिटी ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में है। तो ये लैक्टोज मिनिमम परमिएबिलिटी के साथ, मिनिमम परमिएबिलिटी लिख दे रहा हूं, की वजह से, मिनिमम परमिएबिलिटी की वजह से लैक्टोज थोड़ा बहुत अंदर चला गया, और जैसे ये लैक्टोज ई कोलाई के बॉडी के अंदर, सेल के अंदर गया, लैक्टोज बिहेव लाइक इंड्यूसर, ये इंड्यूसर की तरह बिहेव किया। अब आपके लिए आफत है, व्हाट इज इंड्यूसर? इंड्यूसर वो सब्सटेंस है जो रिप्रेसर को अट्रैक्ट करता है। रिप्रेसर 24 घंटे ऑपरेटर को बंद किए हुए पड़ी है, लेकिन जैसे ही लैक्टोज इंटर किया, इसका नाम है इंड्यूसर। इंड्यूसर ने जाते ही रिप्रेसर ने ऑपरेटर को छोड़ करके अपना कॉम्बिनेशन इंड्यूसर के साथ बना लिया।
और इंड्यूसर के साथ कॉम्बिनेशन बनाते ही यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना, दैट इज नोन एज रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। और रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनने से फायदा क्या हुआ? आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि जो रिप्रेसर ऑपरेटर में जुड़ी थी उसने ऑपरेटर को छोड़ दिया, और ऑपरेटर को छोड़ दिया तो जो ऑपरेटर क्लोज्ड था, ध्यान समझिए, जो ऑपरेटर क्लोज्ड था वो ओपन हो गया, और ओपन हो गया तो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहां तक पहुंच गया? प्रमोटर। अब आप बोलोगे क्या सर इस समय इंड्यूसर रिप्रेसर नहीं बना रही है? बना रही है, लेकिन उस बनी हुई रिप्रेसर को किसने बेटा अपनी तरफ खींच लिया? इंड्यूसर ने। रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से वो रिप्रेसर जो ऑपरेटर से जुड़ी थी वो हट गई और वो लैक्टोज के साथ जुड़ गई। लैक्टोज के साथ जुड़ने की वजह से ऑपरेटर ऑन हो गया। ऑपरेटर ऑन होने की वजह से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर तक पहुंच गया। और अब बताइए, अगर ये एंजाइम प्रमोटर तक पहुंच गया तो क्या बनने लगा? सर जी बनने लगा एमआरएनए, और एमआरएनए बनने लगा तो उससे बनने लगी प्रोटीन। आप बोलते जाइए। और अगर प्रोटीन बनने लगे तो उससे बनने लगे एंजाइम, जैसे जेड वाले रीजन से बनने लगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई वाले रीजन से बनने लगा परमिएज, और ए वाले रीजन से बनने लगा ट्रांस एसिटाइलेज। और मैं आपको बताऊं, परमिएज बनते ही परमिएबिलिटी बढ़ गई। परमिएज जो एंजाइम है वो जो मिनिमम परमिएबिलिटी थी उसको इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज परमिएबिलिटी की वजह से, ध्यान से सुनना, वो जो थोड़ा थोड़ा लैक्टोज अंदर घुस रहा था अब ज्यादा ज्यादा घुसने लगता है। और अगर ज्यादा ज्यादा घुसने लगा लैक्टोज अंदर तो रिप्रेसर जो थोड़ी थोड़ी जुड़ रही थी वो और यहां जुड़ने लगती है, और अगर ये और यहां जुड़ने लगी तो ऑपरेटर और खुलने लगता है। ऑपरेटर और खुलने लगा तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और पहुंचने जाता है, और बनने लगा तो एमआरएनए और बनने लगता है, एंजाइम और बनने लगते हैं। इसका मतलब है आपके लैक्टोज ने ओपेरॉन को ओपन कर दिया, ओपेरॉन को ओपन कर दिया। इसलिए लैक्टोज दैट इज इंड्यूसर, इसकी नजरों से देखे तो इट इज पॉजिटिव ओपेरॉन। लेकिन अगर हम रिप्रेसर की नजर से देखें तो इट वाज निगेटिव ओपेरॉन। मैंने बोला था ये निगेटिव है क्योंकि हमेशा बंद रहता है, लेकिन इंड्यूसर घुसते ही ये खुलने लगा, और जैसे ही ये खुलने लगा ये एंजाइम बनने लगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसस्टाइलेज। याद रखिएगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसस्टाइलेज बनने लगे। अब ये एंजाइम काम मांगेंगे। याद रखना, ये वो एंजाइम है जो लैक्टोज पर अटैक करेंगे। ये था लैक्टोज। लैक्टोज पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज अटैक करने के बाद उसे तोड़ेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। यानी जो बेटा हमारे पास लैक्टोज अंदर आया था जिसमें रिप्रेसर जुड़ी हुई थी उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम अटैक करेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होने लगेगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जितना ज्यादा लैक्टोज पर ये एंजाइम अटैक करेगा उतना ज्यादा ग्लूकोज और गैलेक्टोज कम होने बनने लगेंगे, ये बढ़ने लगेंगे, और जितना ज्यादा ग्लूकोज गैलेक्टोज बनने लगेंगे उतना लैक्टोज कम होने लगेगा, और जितना लैक्टोज कम होने लगेगा उतना लैक्टोज अंदर घुसने लगेगा। तो याद रखना, ये एक तरीके का पॉजिटिव ओपेरॉन है कि जैसे ये शुरू हुआ ये लैक्टोज को और मांगेगा और मांगेगा। देखो ध्यान से, बीटा गैलेक्टोज उस लैक्टोज को खत्म करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने लगेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने की वजह से लैक्टोज कम होने लगेगा, प्रोडक्ट बढ़ने लगेंगे, लैक्टोज कम होने लगेगा। लैक्टोज कम होने लगा तो लैक्टोज को बढ़ाने के लिए परमिलिटी और बढ़ेगी और लैक्टोज अंदर आने लगेगा, और ये जो चक्की बंद थी, सॉरी, ये जो चक्की पहले से बंद थी चालू हो जाएगी। याद रहे, इस चक्की को चालू करने के लिए एक ही बात आदमी है, दैट इज नोन एज लैक्टोज। लैक्टोज ना होता ये ओपेरॉन कभी ऑन नहीं होता। याद रखना,
अब हम लोग इसका उल्टा करके देखते हैं। मान लीजिए जो लैक्टोज अंदर जा रहा था वो खत्म हो गया, यानी लैक्टोज एक मिनिमम अमाउंट में है जो बाहर था। लैक्टोज अगर वो खत्म हो गया तो कुछ लैक्टोज अंदर जा चुका था, उस लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, यानी वो लैक्टोज भी खत्म हो गया। आप नहीं समझे? एनवायरमेंट में लैक्टोज खत्म, यानी एनवायरमेंट में लैक्टोज की सप्लाई बंद, और जो लैक्टोज अंदर जा चुका था उसको कन्वर्ट कर दिया गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया तो लैक्टोज भी यहां पर खत्म होने लगा। और लैक्टोज खत्म होने लगा तो रिप्रेसर, जो कि 24 घंटे काम करती है, 24 आवर काम करने वाली जीन है रेगुलेटर जीन, वो रिप्रेसर तो बना ही रही है। रिप्रेसर को इंड्यूसर मिला नहीं, वो ऑपरेटर पे जाके फिर से अटैच हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए। और ऑपरेटर पे अगर अटैच हो गया तो बेटा ऑपरेटर बंद हो गया, उसने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को किक कर दिया। किक कर दिया तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन होना बंद हो गया, एमआरएनए बनना बंद हो गया, प्रोटीन बनना बंद हो गया, एंजाइम होना बंद हो गया, फिर से ओपेरॉन बंद। देखिए लैक्टोज एनवायरनमेंट में नहीं है तो रिप्रेसर जीन या आई जीन रिप्रेसर बना के ऑपरेटर को ब्लॉक किए हुए है, और ऑपरेटर अगर ब्लॉक है तो आगे काम नहीं चल रहा है। और जैसे ही लैक्टोज, जादू देखिए फिर मैं आपके सामने करके देखता हूं, ये लास्ट टाइम है, अब मैं आपके सामने लैक्टोज अंदर डाल रहा हूं, ये रहा लैक्टोज, इट इज इंड्यूसर। अब आपकी बात है, ये लैक्टोज अंदर गया, अब आप करके देखिए तो मजा आएगा। जो रिप्रेसर थी वो लैक्टोज के साथ जाकर जुड़ गई, लैक्टोज के साथ जुड़ गई तो ये ओपन हो गया। ओपन हो गया तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की वजह से यहां पर एमआरएनए बनने लगा, एमआरएनए बनने लगा तो यहां पर एंजाइम बनने लगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहां पर बनने लगा परमिएज, यहां पर बनने लगा ट्रांस एसिटाइलेज। और अगर ऐसा हुआ तो लैक्टोज और मांगा जाने लगा। इस लैक्टोज पे किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने, ग्लूकोज बनाया, गैलेक्टोज बनाया, और इस तरीके से ग्लूकोज गैलेक्टोज बनाता रहा। जैसे जैसे लैक्टोज अंदर जाता रहा ये चक्की चलती रही। अब देखिए जैसे ही लैक्टोज जाना बंद, अंदर का लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट, रिप्रेसर वापस, रिप्रेसर ने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को किक कर दिया, एमआरएनए बनना बंद, अगेन ऑफ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लोज रहता है, लेकिन लैक्टोज जो कि इंड्यूसर है, इसके ही आते ही ये ओपन हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन को हम लोग इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी बोलते हैं। याद रखना, जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 117 पढ़ाएंगे तो आप इस 117 की आखिरी लाइन पे पढ़ेंगे कि ये एक निगेटिव ओपेरॉन है विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रेसर। रिप्रेसर की नजर से ये एक निगेटिव ओपेरॉन है, लेकिन ये एक पॉजिटिव ओपेरॉन भी है। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप। अपने पेज नंबर 117 के आखिरी लाइनों को पढ़िए, वहां पर लिखा है कि लैक ओपेरॉन एक पॉजिटिव ओपेरॉन भी है, लेकिन रिप्रेसर की नजर से देखोगे तो ये निगेटिव ओपेरॉन है। लेकिन अगर आप लैक्टोज दैट इज इंड्यूसर की नजर से देखोगे तो ये एक पॉजिटिव ओपेरॉन है। ऑल्दो आपकी बुक में लिखा है कि इसका रेगुलेशन पॉजिटिव भी है, लेकिन बियॉन्ड योर लेवल है। लेकिन मैं आपके लेवल पर ये बताता हूं, इंड्यूसर की नजर से देखोगे तो ये ओपेरॉन पॉजिटिव ओपेरॉन है, क्योंकि ओपेरॉन को ओपन कर देगा। और अगर रिप्रेसर की नजर से देखोगे तो ये एक निगेटिव ओपेरॉन है। और अब कोई पूछे व्हाट इज ओपेरॉन, तो आप बोलोगे ओपेरॉन इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जिसमें क्या क्या हो सकता है, प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। याद रखना ओपेरॉन जनरली प्रोकैरियोट्स के लिए ही दिए गए हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अलावा ये सम यूकैरियोट्स, कुछ यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो ओपेरॉन जनरली प्रोकैरियोट्स के लिए दिए गए। उन्हीं प्रोकैरियोट के ओपेरॉन में से एक ओपेरॉन था लैक ओपेरॉन, और इस तरीके से हम लोगों ने अपने लैक ओपेरॉन को खत्म किया। देखिए आज का जो सेशन था मैंने जानबूझ करके ऐसा किया है। मुझे मालूम है कुछ लोग इस वजह से भी गुस्सा हो जाते हैं मुझसे,
पर आप ये नहीं समझते कि साल भर की चीज़ों को, पूरे साल भर की चीज़ों को छोटे समय में कैसे खत्म किया जा सकता है। तो कई बार मेरी लिमिटेशंस होती हैं, मैं जानता हूं। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़ी है, मुझे पढ़ानी भी चाहिए, करानी भी चाहिए, मैं करा भी दूंगा। लेकिन अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक एक चैप्टर को क्या, क्योंकि एक एक चैप्टर में अब 2-2 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज नॉट अ इजी जॉब, टफ जॉब है जिसको एक बार में 2 बार में कंप्लीट हो पाएगी। तो अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी करने लगा तो 2-3 चैप्टर हो पाएंगे और समय निकल जाएगा। तो एक तरीका ये कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया जाए, डाइजेशन से, रेस्पायरेशन से, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम से, या फिर पूरा चैप्टर रिवाइज किया जाए। वो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप जैसा भी अपने 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 कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन ठीक लग रहा तो आप मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते जाइएगा, अदरवाइज ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं अगले लेक्चर से करने लगूंगा। फिलहाल के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। हाँ, एक और बात करनी है, टेक बाय बाय करने के पहले आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। युद्ध हमेशा अपने आखिरी घंटों में जीते जाते हैं। अभी भी 12 दिन बाकी हैं, आज का दिन जोड़ लें तो 10 दिन 11 दिन बाकी हैं। आप अपना मैक्सिमम दीजिए 10-11 दिन तक, जो मैक्सिमम कर सकते हैं। हार के बैठने पे तो वैसे भी फेल होना। चलो लड़कर हारने की कोशिश करते हैं, या जीत भी सकते हैं। लड़ने पर तो पॉसिबिलिटी है कि जीत भी सकते हैं, लेकिन अगर बैठ गए तो हारना निश्चित है। तो जब हारना निश्चित है तो लड़ने में कोई डर नहीं है। ठीक है, लड़ गए, अगर हार गए तो हार गए, नहीं तो जीत भी सकते हैं। तो इन 10-11 दिन मिनिमम एक्शन प्लान जो मैं बताता जाऊंगा, किस चैप्टर में क्या मिनिमम है जो पढ़ना ही चाहिए, वो पढ़ते जाइए। नेक्स्ट टाइम पर हम पीबीआर डिस्कस करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस भी डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा छूटे हुए टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।